सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और अगले माली साल के लिए एफबीआर की जानिब से जो टारगेट्स बजट सेट किए गए थे, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन के, वो बड़े ही ह्यूज हैं। वो उनको किस तरह से हासिल किया जा सकेगा, एक आम सैलरीड पर्सन पर और मुख्तलिफ तबकों पर टैक्सेस का जो बोझ बढ़ाया गया, उसके बाद हर तबका इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। चूँकि अगर 13,000 अरब का रेवेन्यू एफबीआर को जमा करना है, तो अगर पर मंथ आप एक एवरेज भी निकालें तो वो 1,000 अरब से ज़ायद बनता है। अब ये पहला महीना इस वक्त ख़त्म होने चला है और इस महीने के अपना जो टैक्स का हदफ था एफबीआर ने वो पूरा किया है। जो पहला एक क्वार्टर होगा और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में किस तरह से टैक्स कलेक्शन पूरी की जाएगी और क्या सैलरीड पर्सनस पर या जिन तबकात पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं, आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ उनको देने पर गौर किया जा रहा है या नहीं, और फिर इस टैक्स कलेक्शन के नेट को कैसे बढ़ाया जाएगा। जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट में नहीं है उनको किस तरह से इसमें शामिल किया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बख्तियार हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है एफबीआर के। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये पहला महीना आज खत्म होने जा रहा है, तो ज़रा इस मुनासबत से पहले कमेंट कीजिएगा कि इस महीने के जो टारगेट थे, जो अहदाफ थे, वो हासिल हो गए हैं? कोई 1100-1200 अरब की कलेक्शन इस वक्त तक हो चुकी है एफबीआर की? थैंक यू वेरी मच जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने का, बोलने का। नहीं, इस महीने का हमारा जो टारगेट होता है मंथ वाइज, वो बड़ा स्टेटिस्टिकली जो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं उसके बेस करता है। तो इस महीने का हमारा 656 का टारगेट है। इतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे महीने गुजर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा जी। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त एक तनख्वाहदार तबका बड़ा परेशान था, मुख्तलिफ और सेक्टर्स बड़े परेशान थे, तो उन पर कोई रिलीफ या कोई इस तरह की स्ट्रेटजी, कोई इस तरह के पॉइंट कुछ गौर हो रहा है कि इन पर ज़रा टैक्सेस की शरह को कम किया जा सके? ये फाइनलाइज हो गई है अब ये चीज़? बस देखिए, फिलहाल तो ये फाइनलाइज है। अब पॉलिसी जो डिसीजन होते हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। तो अब इस बारे में वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो अभी तक बिहार तक कोई चीज टिकल डाउन होके नहीं आई। अच्छा, और ये कितना रियलिस्टिक टारगेट है जो ये 13,000 अरब का ये रखा गया है? ये अचीवेबल आपके लिए है? चूंकि आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये इसमें इजाफा होगा, ये पहले मंथ में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं अचीव किया जाता, तो ये कब से पेस पकड़ेगा और कब पहले क्वार्टर में एक अच्छी शक्ल हमें नजर आना शुरू हो जाएगी कि कहाँ तक पहुंचेंगे? बिल्कुल क्वार्टर में आएगा। असल में जो काफी सारे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। सेल्स टैक्स की रिटर्न जो होती है वो इस महीने की रिटर्न आएगी 15 अगस्त को। तो वो जाहिर है अगस्त में इंशाल्लाह ये जो हमारे रेवेन्यूज ये बढ़ेंगे और ये फिर आपको क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे आपको इंशाल्लाह विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। दूसरी बात है कि जो हमारे टारगेट्स जो हैं, हर साल एफबीआर के बारे में कहा जाता है कि उनके टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव किए जा रहे हैं। ये भी हमारी प्रॉपर स्टेटिस्टिकली जो हमारे पास प्रोसीजर्स अवेलेबल है बजट सेटिंग के, उस पर बेस करता है और इंशाल्लाह ये टारगेट भी अचीव होगा इंशाल्लाह। बख्तियार साहब, हमने देखा कुछ सेक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उन पर कोई इजाफी टैक्स लगा या टैक्स को बढ़ाया गया, तो वो फिर एफबीआर ने उन टैक्सेस को वापस लिया। वो पेट्रोलियम सेक्टर भी था, वो एक मिल्स जो आटा फ्लावर मिल्स के मालिकान है उनकी तरफ से भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक हड़ताल हुई थी। तो ये फिर ऐसा कदम एफबीआर ने उठाया क्यों था, और अगर उठा लिया था तो फिर उसको रिवर्स क्यों लिया? देखिए, एक तो जो उठाया गया वो भी और जो रिवर्स किया वो भी, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। एफबीआर तो एक ऑपरेशनल बॉडी है जो कि हमें जो पार्लियामेंट जो हमें एक्ट पास करके देता है कि आपने ये काम करने हैं तो हमने करने हैं। तो पॉलिसी मेकिंग में हमारा रोल उतना नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं, उसको इम्पोज करना भी और वापस लेना भी। अच्छा, तो अब ये भी बताइएगा कि अब ये जो सेक्टर इस वक्त नेट में शामिल नहीं है, उनको नेट में लाने के लिए क्या काम तेज़ी से हो रहा है? ये जो हमने ताजिर दोस्त एक ऐप देखी, रिटेल सेक्टर, उससे तो इस ऐप में नहीं आ रहा। आजकल आपके एक पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे। तो कोई ऑल्टरनेट प्लान ऐसा है जो मौसर हो? नहीं देखिए, वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 55,000 से ऊपर हो गए हमारे जो रजिस्टर हो रहे हैं हमारे पास ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स का जो ये जो स्कीम आई है बाकायदों के साथ डिस्कशन के बाद आई है, लिहाजा ये इंशाल्लाह ये आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी। सही। अच्छा बख्तियार साहब, चूंकि आपने कहा कि ज़ाहिर है एफबीआर एक ऑपरेशनल बॉडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप लोगों को आगे लेकर चलना होता है, तो अभी चेयरमैन एफबीआर अमजद टवाना साहब ने जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली है, इस्तीफे का फैसला किया, ये इसकी क्या वजूहत बनी है? इसकी भी कोई पॉलिटिकल वजूहत हैं या
कोई और मामला है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, वो उनका जाती मसला है। जाहिर है वो उनकी रिटायरमेंट नजदीक है, फरवरी के करीब है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी मैं अर्ली जाना चाहता हूँ। तो ये तो उनका एक प्रेरोगेटिव होता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये उनका जाती डिसीजन है। और प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, वो फेब तक रुकें, या फिर वो भी चाहेंगे कि नहीं, आई हैव नो नॉलेज, बिकॉज अब ये इसके बारे में हमें कोई पता नहीं, क्योंकि डिसीजन तो फाइनल प्राइम मिनिस्टर लेना होता है। चेयरमैन BR ने सिर्फ अपनी एक वो दिखा दी है, ख्वाहिश दिखा दी है कि जी मुझे अगर रिलीव किया जाए, वहां से डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या आता है वो वी हैव टू सी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बख्तियार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमा ने कहा कि ज़ाहिर है अपना फैसला है, खुद ज़ाती नौयत की बुनियाद पर इस वक्त चेयरमैन FBR ने अर्ली जाने का फैसला किया, वरना फेब तक अभी उनका फेब 2025 तक उनका टेन्योर बाकी था। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। स्टॉक एक्सचेंज से बहरहाल बेहतर खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ 523 पॉइंट्स का आज भी इजाफा हुआ है और इंडेक्स अब 78,827 पर पहुँच चुका है। 79,000 के 79,000 के करीब इस वक्त इंडेक्स मौजूद है और आने वाले दिनों में मजीद कितना ग्रो कर सकता है। पॉलिसी रेट जब 1% नीचे आया है तो इसका कितना फ़ायदा मार्केट को होगा, और इन्वेस्टर्स इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन उन्होंने क्या लगाई हुई थी कि मजीद कितना ये पॉलिसी रेट इस वक्त कम करने की गुंजाइश स्टेट बैंक के पास मौजूद थी। शहरियार भट्ट साहब मैनेजर हैं डारसन सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पॉलिसी रेट में 1% की कमी आई है, कितना इंपैक्ट इस वक्त मार्केट पर क्रिएट करेगी? थैंक यू सो मच। देखिए, मार्केट में जो 100 बेसिस पॉइंट कम होने की जो बात स्टेट बैंक की जानिब से आई है, ये एक्सपेक्टेड था। मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 100 बेसिस पॉइंट कम किए गए। इसका असर हमने देखा कि मंडे मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके फौरी बाद मार्केट में प्रेशर हम देख रहे हैं और सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर बरकरार है। अगर ये 100 बेसिस पॉइंट से जायद की कमी होती तो फिर यकीनी तौर पे देखते हैं हम मार्केट में इसका ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि तवक्कुआत के मुताबिक था, तो मार्केट अकॉर्डिंगली प्ले कर रही है। और आज की अगर स्पेसिफिकली बात करें मार्केट में, तो आज तकरीबन 741 पॉइंट्स की कमी हुई है और इंडेक्स ने 78,000 की सतह एक बार फिर ब्रेक कर दी है और मार्केट 77,800 के लेवल के ऊपर बंद हुई है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो मुल्क में सियासी कशीदगी चल रही है और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसका असर मार्केट पे देखने में आ रहा है। अच्छा, और ये बताएगा कि अब ये इसमें अभी 1% की कमी हुई, पिछली बार 1.5% की कमी हुई थी, जबकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। ये स्टेट बैंक के इतना सेफ चलने की क्या वजह है, ये कि कभी 1.5% की कमी, कभी 1% की कमी? अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कह रहे थे कि 3 से 4% की कमी हो सकती थी। देखिए, हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं बतदरीज पाकिस्तान में नीचे आ रही है। जो 38% तक चली गई थी वो गिर के 12% तक आई और उसके बाद 13% के आसपास इस तक इन्फ्लेशन चली है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि स्टेट बैंक के पास रूम था, वो फर्दर नीचे कर सकते थे, लेकिन याद रखने की जरूरत है कि हम IMF के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को जो अपनी लॉन्ग टर्म मुश्किलात हैं उसका खात्मा करने के लिए पाकिस्तान को IMF का एक लॉन्गर प्रोग्राम दरकार है। उसके लिए एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हम बहुत ज्यादा करीब हैं। तो स्टेट बैंक बहुत फूंक के कदम आगे रख रहे हैं और बहुत ज्यादा सेफ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को और दूसरी चीजों पे भी हमने रजामंद करना है। तो इसलिए स्टेट बैंक नहीं चाहते कि IMF को कुछ नाराज कर सके, और क्योंकि IMF की भी ख्वाहिश है कि मॉनेटरी टाइटनिंग की जाए, तो इसलिए 100 बेसिस पॉइंट कम किए गए। और अभी जो जिस स्ट्रेटजी पर इस वक्त ये चल रहा है स्टेट बैंक, तो इसको देखते हुए नए इन्वेस्टर्स का इस वक्त रुझान है मार्केट की तरफ? नई इन्वेस्टमेंट अभी पिछले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में आई है, या फिर अभी आने वाले दिनों में कोई एक्सपेक्टेशन है ऐसी? देखिए, मार्केट में तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोगों का रुझान भी काफी हद तक बढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 40,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है, और जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं आप कंटिन्यू देख रहे हैं, अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो उसका असर आ रहा है और इन्वेस्टर यकीनी तौर पर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान में और दूसरे बिजनेसेस भी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन साइड के, और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री काफी डाउन साइड पर है, तो वो पैसा भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहा है। म्यूचुअल फंड से भी पैसा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो रुझान बरकरार है, ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर का बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा मुतबत रुझान रखते हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, डारसन सिक्योरिटीज। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पावर सेक्टर हमारे इस वक्त मुल्क में बहुत ही मुश्किल का शिकार है और उसका बराह रास्त असर एक आम आदमी पर पड़ रहा है, जो कि महंगी बिजली इस वक्त ख़रीदने पर मजबूर है। और न सिर्फ ये महंगी बिजली ख़रीदी जा रही है, एक यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा ली जा रही है, बल्कि ओवर बिलिंग भी की जा रही है। और उसमें बहुत सारी कंपनीज़ के नाम भी अब नेपरा के सामने एक रिपोर्ट के ज़रिए लाए गए हैं। नेपरा के ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट तैयार की अब जो अथॉरिटी है उसके सामने जब ये रिपोर्ट पेश की गई, तो इसमें के इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल है, जो कि ओवर बिलिंग करने वाली इस वक्त कंपनीज़ में
शुमार होती है और लोगों को उनके यूनिट्स के हिसाब से उस तनासुब से ज़्यादा के बिल्स भेजे जा रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है और नेपरा इस पर क्या कुछ कर सकेगी आगे, चूँकि माजी में भी हमने जब इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स देखी हैं तो कोई छोटा मोटा जुर्माना करके और फिर जो रेलिवेंट कंपनी है उसको छोड़ दिया जाता है और फिर इसीलिए वो दोबारा से इस प्रैक्टिस को शुरू कर देती है। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एक तो ये अभी हम IPPs के मसले को लेकर बैठे हैं, जो लाइन लॉसेज हैं वो अपनी जगह पर हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है और फिर उसमें ये कंपनीज की ओवर बिलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब एक आम आदमी को किस किस अंदाज से तंग और परेशान किया जाएगा? जी अरबाब बहुत शुक्रिया। और मैं ना अभी आप जब प्रीएम्बल दे रहे थे तो मेरे पास ना एक पूरी लिस्ट खुली हुई है आज आपके लिए। मैंने वो स्पेशली बनाई पॉइंट्स आपके लिए हैं कि ये जो ओवर बिलिंग हो रही है और ये जो कुछ हमारे साथ वो अब मजीद आगे करने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में अरबाब 5 फैक्टर हैं और अगर आप उनको 1 बाय 1 मुझसे एक दफा सुन लेंगे, और मैंने जैसे आपको लास्ट प्रोग्राम में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास रिसर्च टीम है, मैं जिस चीज को भी आपके सामने क्लेम करूंगा आप काइंडली जाइए उसे चेक करवाएं और बताएं मुझे, मैं हर फोरम पे आके इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। सही। अब जरा सुनिएगा गौर से प्लीज। इस वक्त 1,90,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं आपकी, जो जितनी भी पावर प्रोड्यूसर्स है ना, ये जो आपके जेनको, NTD और फलां जनाब वापडा, इन 1,90,000 मुलाजमीन के लिए 400 मिलियन यूनिट सालाना फ्री है। अच्छा। जिसकी मालियत बनती है 25 अरब रुपए कम से कम। ये अभी मैंने चूंकि नया यूनिट के ऊपर इसको कैलकुलेट नहीं किया, ये पिछले पे किया हुआ था, तो ये यकीनन इससे ज्यादा होगी, लेकिन मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 अरब रुपए की हम सालाना बिजली फ्री दे रहे हैं। ठीक है जी। अभी आपने जैसे फरमाया ना कि जनाब ये जो हम पे डाल रहे हैं और ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं और ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। अच्छा। अरबाब जहांगीर ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं क्योंकि जो ये खुद कल्प्रेट हैं, ये उस कल्प्रेट अपने जो जुर्म जो है वो हमारे खाते में डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और हिंट पिछले प्रोग्राम में दिया था, मैं फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि आप जरा प्लीज अपनी टीम के जरिए जो हुकूमती इदारों के जिम्मे जो वाजिबुल अदा बिल है जरा प्लीज वो चेक कीजिएगा। और दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो 3-4 आपके सरकारी इदारे हो ना, आप जरा उन्हीं के उठा के बिल देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ ना। वो भी खाता कौन भर रहा है? मैं और आप भर रहे हैं। ठीक, मेरा अब 60,000 रुपए का इस दफा बिल आया। अच्छा। तो ज़ाहिर है वो दिल तो जलना है ना कि भाई आज सूरत हाल ये है कि हर मुअज़्ज़िज़ घराने ने जो है उन्होंने क्या किया है कि अपने बच्चों समेत सारों को एक कमरे में बंद करके एक AC को 4 घंटे या 5 घंटे के लिए चला दिया, क्योंकि जो गर्मी की सूरत हाल है आपको पता है। एक AC चलाकर भी लोगों का बिल जो है वो इस वक्त 50-50, 60-60 हजार रुपए वो क्यों आ रहा है? मैं वजूहात आपको बता रहा हूँ। 1,90,000 मुलाजमीन का बिल आप और मैं पे कर रहे हैं। आप और मैं से मुराद जो मेरा पाकिस्तानी है, कॉमन पाकिस्तानी है, वो पे। उसके बाद जनाब हुकूमती इदारों के बिल आप और मैं पे कर रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी बात और गौर से सुनिएगा, 17.5%। मैं जो फिगर आपको दूंगा ना उसमें आप प्लस माइनस का रख लीजिएगा मार्जिन। 17.5% का जो इस वक्त है हमारा लाइन लॉस है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी आउटडेटेड हो गई है, जिसका बोझ कितना पड़ रहा है आप पर और मुझ पर? 300 अरब रुपए का सालाना। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सारी फिगर्स आपके पास कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका जो है सोर्स भी भिजवा दूंगा। डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं देखें कोई दरमियान में कोई सवाल नहीं कर रहा कि आप ये अपने 5 पॉइंट जरा मुकम्मल कर लें, बहुत अहमियत के हामिल हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये चीजें हो गई और उसके बाद जनाबे वाला करप्शन और जो बिजली चोरी है वो मैं इसमें डाल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसका मेरे पास कोई माशाल्लाह जो हमारी करप्शन की दास्तान है उसका मेरे पास कोई डाटा नहीं है और बिजली चोरी का मेरे पास डाटा नहीं है। मैं इन दो के ऊपर हाथ जोड़कर पूरी कौम से भी माफी मांग रहा हूँ कि इन दो चीजों का मेरे पास कोई डाटा नहीं था, वरना वो फिगर भी डाल देता। तो अब जनाब आप एक तरफ 400 मिलियन यूनिट यानी 25 अरब रुपए का बोझ आप उठा के बैठे हुए हैं, सरकारी इनके जो वापडा और इनके दीगर जो एहलकार हैं। 300 अरब का आप लाइन लॉसेस का बोझ उठा के बैठे हुए हैं, जो फ्री मुफ्ते लगे हुए हैं सरकार के और जो सरकार ने पैसे नहीं दिए वो भी बोझ उठा के। तो मुझे बताएं ना, फिर ये ओवर बिलिंग आपके साथ करेंगे नहीं तो आखिर इन्होंने कहीं ना कहीं तो पूरा करके अपना फेस सेविंग। अच्छा शुएब साहब, पिछले हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, कैबिनेट मेंबर्स भी आ रहे हैं, वो आकर ये बता रहे हैं कि देखें MNAs को कहीं कोई बिजली कोई एक यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा, कोई किसी MPA को कोई फ्री नहीं मिल रहा। बहुत सारे और भी ऐसे सेक्टर्स हैं, जजेस को और दीगर इदारों के लोगों को भी वो उनकी भी वजाहत दे रहे हैं कि देखें इन लोगों को भी कोई फ्री बिजली नहीं मिल रही है।
तो ये जो हुकूमत इस वक्त अपनी सफाई और वजाहत पेश कर रही है, ये इस वक्त काबिल कबूल है कि वाकई ये इन पूर्ण लोगों को जो कि इस वक्त अवामी सतह पर अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको नहीं मिल रही कोई बिजली फ्री? अच्छा, शुएब साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं ज़रा, चूँकि थोड़ी इस वक्त चल रही है और वो उसकी वजह से आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। बड़ी अहम आप गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त आपको हम रिकनेक्ट करते हैं। और शुएब साहब ने जो 5 पॉइंट इस वक्त शेयर किए हैं, इनको इंकशाफात आप कह लें कि 1,90,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन जो कि पावर सेक्टर से मुंसलिक रहे हैं, उनको 400 मिलियन यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं और ये 25 से 30 अरब रुपए फ्री बिजली का जो अमाउंट है वो बनता है। तो कितना ह्यूज ये अमाउंट है आप सोचें। फिर सरकारी इदारों के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा बिल हैं वो भी करोड़ों, और अब शायद ज़ाहिर है कि वो बढ़ते बढ़ते कहीं अरबों में ना चले जाएं। अब ये कौन कौन से इदारे हैं, कोशिश हम करेंगे कि ये भी तमाम फैक्ट्स आपके सामने इस सिलसिले में लेकर आएँ। फिर जो लाइन लॉसेस हैं वो इस वक्त एक बड़ा मसला बन चुका है और इसकी वजह ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के शोबे में और इसके अलावा जो बिजली की तरसील का एक मुकम्मल अमल है उसमें कभी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई। जनरेशन पर फोकस रखा गया कि बिजली की पैदावार को बढ़ाया जा सके, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल था, जो ट्रांसमिशन का अमल था, उसमें कभी किसी हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं रही कि उस निज़ाम को भी ज़रा थोड़ी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक किया। तो शुएब साहब ये बताइएगा कि ये जो इतने बड़े बड़े बोझ इस वक्त हमारे ऊपर पड़ चुके हैं, इसमें अब वो MNAs या MPAs या कैबिनेट मेंबर्स वो जो सफाइयाँ दे रहे हैं, फिर उनकी सफाइयाँ कितनी काबिल कबूल हैं कि उन लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही, वो इसमें शामिल नहीं है। जो चंद और दीगर सेक्टर्स हैं वो भी इसमें हुकूमती सतह के शामिल नहीं है। तो ये उनकी बात को फिर हम मान लें कि वाकई वो फ्री बिजली नहीं ले रहे? देखिए, क्लेम करने को तो कोई भी क्लेम कर सकता है ना कि जी हम ये इस चीज को इस तरह से देखना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अभी उनकी तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ना मैं अब पता है मुझे कुछ ऐसे लगना शुरू हो गया कि जैसे ये लोग बहुत ही मासूम है। बल्कि वो हमारे यहाँ एक रिवायती, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे ना एक जुमला कि ये दूध के धुले हुए हैं ना, इनका तो आप नाम ही ना लें। ये पाक साफ लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1994 से लेकर मेरे पास वो फिगर भी आ गई है, लेकिन मजबूरी है कि वो अजब दस्तूर ज़बानबंदी है तेरी महफिल में कि मैं वो फिगर्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि इस वक्त किस पार्टी का कितना स्टेक है इन IPPs के अंदर। अच्छा, चलें वो ऑफ द रिकॉर्ड आप शेयर कर लीजिएगा तो हम भी जरा बड़े अच्छे एक रैपर के अंदर लपेट के उसको आवाम के सामने पेश कर दें। ये आपके लिए एक ओपन क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप आगे चल के जब आप अपना प्रोग्राम प्रिपेयर करें तो आपके पास ये होना चाहिए कि जनाब इस वक्त कितनी स्टेक है हर गवर्नमेंट इस वक्त जो आपकी, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ है, चले मैं जमात का नाम भी नहीं लेता ना क्योंकि फिर वो डायरेक्ट आ जाता है, तमाम जमातों के जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, जो समहाउ द अदर या पर्सनली या इनडायरेक्टली वो बाकायदा स्टेक होल्डर है उन IPPs के अंदर। चलें वो चंद नाम मैं आपके लिए ले लेता हूँ। वो सुलेमान शहबाज साहब भी हैं उसमें, जहांगीर तरीन भी हैं, नदीम बाबर भी हैं उसमें, चंद और मंशा ग्रुप भी उसमें शामिल है, फिर रज़ाक दाऊद साहब का भी उसमें नाम आता है, चंद और भी नाम है, लेकिन ज़रा भी इन्हीं नामों पर रुकते हैं। आप अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कीजिएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये हुआ ना कि हमने तो दे दी भाई उनको माफी कि आप तो है दूध के धुले हुए, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन अभी इस वक्त मसला ये है कि ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, हम देखें हम 2 चीजों का रोना रो रहे हैं ना। एक हम रोना ये रो रहे हैं कि जनाब हम 150 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं जिसमें परचेज पावर नहीं है। ये मैंने शायद आपको याद होगा लास्ट में कहा कि इसमें बिजली की कीमत शामिल नहीं है 150 अरब रुपए में। और उसके बाद मैंने आपको ये 5 चीजें गिनवा दी कि ये 2 कॉज हैं जो मेरे हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि मैं और आप बिजली का बिल ज्यादा क्यों दे रहे हैं। उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। हम 1,90,000 मुलाजमीन का बोझ भी आप और मैं उठा रहे हैं, यानी मैं और आप मेहनत करें दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए जो रिस्क कमा रहे हैं, उस रिस्क में से ये इस जमाने के जेंटलमैन लुटेरे हैं। इनके लिए जो लफ्ज कहा जाता है ना, एक तो वो होते थे ना जो भाईगिरी होती थी, ये वो नहीं है। ये वो भाई हैं आज के जदीद जमाने के कि जो मेरे और आपके हक के ऊपर जो रिस्क के हलाल की कमाई है, दिन रात मेहनत की कमाई है, उस पे आकर ये जो शब खून मार रहे हैं, वो शब खून मारने वाले ये लोग हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब शुएब साहब बस एक आखिरी सवाल कि अब ये बताएं कि ये अब सिलसिला ये रुकेगा कैसे? सुलेमान शहबाज साहब से अगर बात करनी है, ये हुकूमत वज़रा आके कह रहे हैं कि IPP से तो बात ही नहीं हो सकती। चलें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात नहीं हो सकती, कम से कम ये इन लोकल लोगों से जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने दाएँ बाएँ हैं, आपकी पार्टीज़ में बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, माजी में हुकूमतें बनवाने में इनका किरदार रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या नून लीग हो, तो इन लोगों से बात करने में आखिर क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहते ही नहीं है ना। देखिए
वो क्या होता है जब वो देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई ना। तो अब जब आप खुद ही करामात करते हैं, आप कत्ल भी खुद कर रहे हैं और करामात भी खुद ही कर रहे हैं, तो फिर बात कौन करेगा? बात तो होती है किससे? जो बेचारा एक सड़क पे खड़ा हुआ है बंदा, या एक जो गरीब आदमी है जिसके घर में एक जो है ना बल्ब चल रहा है और एक पंखा चल रहा है, उसका आप जाके मीटर काट देते हैं। इनसे बात कौन करेगा? क्योंकि वही दवा देने वाले हैं और वही जख्म देने वाले हैं, तो फिर बात तो नहीं हो सकती। बात तो तब होती है जब ये तय करते कि चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कहते हैं कि हाँ जी, हम लीडरशिप है, हम स्टेट्समैन है। ऐसा कौन सा सही है बाप जहांगीर? ये मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर बिल्कुल शेख साहब, और जब तक ये इनकी आंखें नहीं खुलती, गफलत की नींद से नहीं जागती, आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि इनको जगाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुएब साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। और हर तबका हर सेक्टर ही ज़ाहिर परेशान है, टैक्सेस का बोझ है, महंगी बिजली है, ताजिर बरादरी इस वक्त अपने मुतालबात को लेकर बहुत परेशान है। मार्केट्स बंद हो रही हैं, जो इस वक्त होलसेल ग्रोसर्स हैं उनकी जानिब से 3-3 दिन बड़ी बड़ी मार्केट्स को अगर बंद कर दिया जाएगा तो सोचें उनका अपना कारोबार कैसे चलेगा। फिर जो लोग उस कारोबार से मुंसलिक होते हैं, जो रोज़ाना की उजरत पर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों का क्या होगा? तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। तनवीर अहमद बारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अगर ये कराची की सारी बड़ी मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो ये कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की मईशत को? कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक माशी हब की हैसियत रखता है। इस वक्त मसाइल और मुश्किलात क्या क्या हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से बजट आया है तो ताजरों में जो है बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि इस दफ़ा जो हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही मुश्किल है आवाम के लिए, ताजिर बिरादरी के लिए। और हम बार बार जो है इस पर जो है बात कर रहे हैं कि देखें ये जो बजट है इसमें जो टैक्सेस लगाए हैं, देखें पहले जो FBR का हदफ था वो 9.3 ट्रिलियन था, अब तकरीबन 13 ट्रिलियन तक इनका जो है हदफ है। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दूध है और जो है स्टेशनरी के आइटम है, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो एग्जेम्पशन था वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अभी रिसेंटली जो है हुकूमत ने 5 रुपये 72 पैसे जो है बिजली में इजाफा किया है, और अगर उसमें टैक्सेस मिलाएं तो 7 रुपये हो गया। अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने जो है 5 रुपये के इजाफे की दरख्वास्त दायर की है FCA की, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए मसला बन रही हैं, जो लोग परेशान हैं। और वैसे ही कारोबार नहीं है, कारोबार इस वक्त मंदी का शिकार है, इंडस्ट्री बंद हो रही है आहिस्ते आहिस्ते करके। आप ये देखिए कि जो बिजली की जो मांग है उसमें भी, बिजली की तलब में भी कमी हो रही है। बिल्कुल, इसकी वजह ये है तो इंडस्ट्री बंद हो रही है या फिर जो है इनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा कि जो हुकूमत ने जो है बजट पेश किया है उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के जो है मिनिमम टैक्स रिजीम में इनको कर दिया है। तो एक तरफ तो हुकूमत ये बात करती है कि जो है हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, $30 अरब से $50 अरब करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिससे जो है एक्सपोर्टर की जो है हौसला शिकनी होगी। बिल्कुल, तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, ताजिर बिरादरी परेशान है, और मुख्तलिफ जो है ताजिर बिरादरी के लोग हैं वो जो है हड़ताल का और जो है उसका तनवीर साहब, ये जो ट्रेडिंग बॉडीज इस वक्त हैं इसमें अब इनका क्या किरदार है? अब आप लोग अपनी एसोसिएशंस के थ्रू इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? चूँकि मार्केट्स बंद करना या हड़ताल करना, क्या इस मसले का कोई हल है? क्या हुकूमत उस पर कोई असर पड़ेगा इस सिलसिले ऐसे किसी अमल से? चैम्बर में हमेशा जो है मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, और हम जो है ना कभी कोई हड़ताल का ऐलान करते हैं ना हड़ताल की जो है जो हिमायत करते हैं, हमेशा मुज़ाकरात करते हैं। इसी वजह से कल हमने वज़ीर ख़जाना को बुलाया था, उसमें FBI के चेयरमैन भी आए थे और अली परवेज साहब भी आए थे और फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख भी आए थे, और हमने उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और हमने उनको अपने सारे जो मसाइल थे उसके हवाले से हमने बात करी। हमने उनको जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल हैं उस पर बात की, हमने इंटरेस्ट रेट पे बात की, उसके अलावा हमने जो SRO 350 का मसला चल रहा है वो उस पर भी बात की, और ये जो हुकूमत ने इस बजट में जो है EFS को ख़त्म कर दिया है उस पर भी हमने बात की। उसके बाद जो है बजट में जो है एक नया उन्होंने डाला है इन्वेस्टिगेट ऑडिट के नाम से, तो हमने उनसे ये बात की कि इस तरह तो ये FBR के अख्तियार इतने बढ़ जाएंगे कि वो जो है लोगों को परेशान करेंगे। उसके अलावा जो है बजट में हुकूमत ने ये भी किया है कि पहले 6 साल का जो है आपको रिकॉर्ड पेश करना होता था, अब उन्होंने 15 साल का कर दिया है। हमने उस पर भी बात की, हमने जो है मिल्क पे भी बात की,
हमने काफ़ी चीज़ों को उनसे बात की है और वज़ीर ख़जाना उनकी टीम ने जो है हमें यकीन दिलाया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इनको हल करने तो की। तनवीर साहब, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जिन पर उन्होंने यकीन दहानी कराई हो कि हाँ इतने टाइम पीरियड में हम आपके ये इश्यूज हल कर देंगे, या फिर एक जेनरिक सी एक समझे इंटेंशन शो करके वो चले गए और फिर अगली मीटिंग तक मामला टल गया? नहीं, देखें, इन्होंने कोई टाइम पीरियड तो नहीं बताया हमें, लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी जरूर कराई है, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो जो है IMF के जो है प्रोग्राम में है। और आपको जैसे पता है कि इस साल भी पाकिस्तान को जो है $24 अरब जो है मुख्तलिफ ममालिक के, IMF के और दूसरे लोगों के वापस करने हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब, चाइना है, उनसे जो है हमारे माहिदे रिश्यूल होने जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है सूरत हाल जो है वो इकोनॉमी की जो है वो थोड़ी मुश्किल है। और इन मुश्किल हालात में उन्होंने यही यकीन दिलाया है कि जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा उन तमाम मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, और ये जो बताएं कि रिटेलर्स को जो टैक्स नेट में लाने का इशू था, अब ये बहुत ही आहिस्तगी के साथ वो अमल चल रहा था और ज़ाहिर ताजिर बरादरी के, बिजनेस कम्युनिटी के उस पर भी इशूज़ थे, उस पर कोई बात हुई है? उसका कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकला है? जी, उस पर हमने यही बात कही है और हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि देखें, जो रिटेलर्स का जो मामला है, जो स्मॉल ट्रेडर्स वाले हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनसे बातचीत करे। असल में होता ही है कि हुकूमत जो है इनसे बगैर मुशावरत के और बगैर कोई बातचीत किए जो है अपनी तरफ से जो है वो पेश कर देती है, SRO जारी कर देती है। अभी भी जो नया SRO जारी किया गया है उस पर जो है जो नजर आ रहा है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों पे। तो मेरा ये ख्याल है कि इनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए। ठीक है, चलें देखते हैं कि क्या इस मामले का हल निकले। की मुलाकात हुई। तनवीर अहमद बारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट KCCI, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।